हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आपको पढ़ाया जा रहा है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उस ब्लड में हम आपको आरबीसी के बारे में पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? आरबीसी के बारे में। तो बेटा इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको आरबीसी के बारे में बहुत सी बातें बता दी हैं, लेकिन अब उनसे आगे आपको आरबीसी के बारे में बताएंगे। एक एक बात को आपको बेटा ध्यान से देखना है। देखिए अब बेटा यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा आरबीसी का जो लाइफ स्पान होता है, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जीवन आरबीसी की जीवन अवधि, आरबीसी की जीवन अवधि, आरबीसी की जीवन अवधि ह्यूमन में कितनी होती है बेटा? इन ह्यूमन, मानव में होती है 120 दिन, 120 डेज। एम्ब्रियो में कितनी होती है बेटा? एम्ब्रियो में या भ्रूण में कितनी होती है? 100 डेज। इसके अलावा बेटा फ्रॉग में यानी मेढक में आरबीसी की लाइफ स्पान होती है 100 डेज। रैबिट में, खरगोश में आरबीसी की लाइफ स्पान जो होती है बेटा वो कितनी होती है? खरगोश में आरबीसी की लाइफ स्पान होती है 80 डेज। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। अभी आपको बताया गया है आरबीसी की लाइफ स्पान, मतलब लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी की जीवन अवधि। ह्यूमन में आरबीसी कितने समय तक जीती है? ह्यूमन की आरबीसी 120 दिन तक रहती है, 120 दिन तक जीवन अवधि होती है ह्यूमन की आरबीसी की। और दूसरा एम्ब्रियो या भ्रूण की आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? 100 डेज होती है या 100 दिन होती है। फ्रॉग या मेढक की आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है? 100 डेज होती है या 100 दिन होती है। इसके अलावा रैबिट, खरगोश की आरबीसी की लाइफ स्पान कितनी होती है? 80 डेज होती है, 80 दिन होती है। बेटा एक बात तो याद रखनी है, एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी 120 से 127 डेज। देखिए ध्यान से, मानव की औसत, मानव की आरबीसी की औसत जीवन अवधि, औसत जीवन काल कितना होता है बेटा? 120 से 127 दिन तक होता है। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा। देख लें, एक एक बात आपको बताया जा रहा है आरबीसी के लाइफ स्पान के बारे में, एक एक बात आपको बताई गई है जो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। क्या बताया गया है? आरबीसी की जीवन अवधि ध्यान से देख लें कितनी होती है। मानव में 120 दिन होती है, एम्ब्रियो या भ्रूण में 100 दिन होती है, फ्रॉग या मेढक में 100 डेज होती है, रैबिट या खरगोश में 80 दिन होती है। एवरेज लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज़ 120 to 127 डेज। मानव की आरबीसी की औसत जीवन काल कितनी होती है? 120 से 127 दिन तक होता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा जो बताया जा रहा है। क्लियर हो गया होगा बेटा ये क्या बताया गया है? आरबीसी की जीवन अवधि आप समझ गए होंगे। बेटा अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे आरबीसी की काउंट। नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी, नॉर्मल टेस्ट। वैसे पहले मैंने आपको बताया था बेटा ये, लेकिन दोबारा मैं रिवीजन के लिए बता देता हूँ, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ यहाँ पे, इसीलिए दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ आपको। नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी कितनी होती है बेटा? 50 to 55 लाख पर क्यूबिक mm पुरुष में होती है। कितनी होती है? 50 से 55 लाख, 50 से 55 लाख प्रति घन
मिलीमीटर। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा। नॉर्मल काउंट आरबीसी की कितनी होती है? 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम पुरुष में होती है। स्त्री में, इन फीमेल्स, स्त्री में, वैसे पहले वीडियो में भी बताया हुआ है लेकिन यहाँ पे दोबारा बेटा रिवाइज के लिए बता देते हैं आपको। 45 to 50 लाख पर क्यूबिक एमएम। स्त्री में कितनी होती है? 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इस तरह से आपको समझ में आ रही होगी बेटा आरबीसी की नॉर्मल काउंट कितनी होती है। एम्ब्रियो में, इन एम्ब्रियो, भ्रूण में 6.5 to 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। 6.5 से 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इसमें भ्रूण में, एम्ब्रियो में। इन रैबिट, खरगोश में कितनी होती है? 7.5 लाख पर क्यूबिक एमएम। खरगोश में 7.5 लाख पर क्यूबिक एमएम खरगोश में होती है। इस तरह से आपको बेटा ये समझ में आ रहा होगा कि रैबिट में आरबीसी की काउंट कितनी होती है, आपको पता चल गया होगा। 7 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। 7 लाख पर क्यूबिक एमएम, इस तरह से आपको पता चल गया होगा। ऐसे भी कह सकते हैं, इसे शॉर्ट में 7 मिलियन मान सकते हैं। 7 मिलियन होती है। कितनी होती है बेटा? ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। 7 मिलियन होती है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा कि आरबीसी की काउंट कितनी है रैबिट में? 7 मिलियन होती है। फ्रॉग में कितनी होती है? इन फ्रॉग या मेढक में होती है बेटा 0.4 मिलियन। इस तरह से आपको बेटा ये याद होगी 0.4 मिलियन होती है। इस तरह से बेटा ये क्या बताई गई है? आरबीसी की नॉर्मल काउंट बताई गई है। नॉर्मल पुरुष में कितनी होती है? 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम। 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। स्त्री में कितनी होती है? 45 से 50 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है। आरबीसी की नॉर्मल गिनती, नॉर्मल संख्या सामान्य रूप से। एम्ब्रियो में, भ्रूण में 6.5 to 6.8, 6.5 से 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इन रैबिट में, खरगोश में 7 मिलियन होती है। फ्रॉग में 0.4 मिलियन होती है। इस तरह से आपको बेटा समझ में आ रहा होगा जो आपको बताया गया है। देख लें बेटा नॉर्मल काउंट ऑफ आरबीसी की जो नॉर्मल काउंट होती है उसके बारे में आपको यह बताई गई है। एक एक बात आपको ध्यान में समझ में आ गई होंगी। आरबीसी की नॉर्मल काउंट कितनी होती है? ये पॉइंट आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, देख लें, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें इनको। आगे बढ़ते हैं। बेटा एक बात पॉइंट और हैं जो सब आरबीसी से जुड़े हुए हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। वैन increase the number of RBC is called पॉलीसाइथीमिया। जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है तब इसे पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ऐसा कब होता है बेटा? व्हेन वी गो हिली रीजन्स, व्हेन वी गो एट हिली रीजन्स, जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं,
जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तब वहाँ पर क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ती है। जब हम पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तब हमारी बॉडी में आरबीसी की संख्या बढ़ती है, और बढ़ी हुई आरबीसी की संख्या क्या कहलाती है बेटा, पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है, पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। इस तरह से आपको बेटा ये समझ में आ गया होगा कि आरबीसी की बढ़ी हुई संख्या क्या कहलाती है, पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। एक पॉइंट और देखें, व्हेन डिक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एनीमिया। जब आरबीसी की संख्या घटती है, आरबीसी की संख्या घटती है, तब वह दशा एनीमिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, एनीमिया कहलाती है। एनीमिया कहलाती है। जब आरबीसी की संख्या घटती है तब हम उससे क्या कहते हैं बेटा, एनीमिया कहते हैं। तब उसे क्या कहते हैं हम, वह दशा एनीमिया कहलाती है। तो वह दशा क्या कहलाएगी, एनीमिया कहलाती है। तो वह दशा बेटा एनीमिया कहलाती है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या आपको बताया गया है। इस तरह से आपको ये बेटा समझ में आ गया होगा कि जो आपको बताया गया है। और टाइप्स ऑफ एनीमिया देख लें। व्हेन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। जब आरबीसी की संख्या बढ़ती है तब वो कंडीशन पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। ऐसा कब होता है, जब हम पहाड़ों पर या पर्वतों पर ऊंचाई पर चढ़ते हैं तब वहाँ वायु क्या होती है, या O2 विरल होती है। या O2 क्या होती है वहाँ पे बेटा, वहाँ पे O2 विरल होती है, डेंस नहीं होती। इसलिए वहाँ पे क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। व्हेन वी गो एट हिली रीजन्स में जब हम जाते हैं, जब आरबीसी की संख्या घटती है तब वह दशा क्या कहलाती है बेटा, एनीमिया कहलाती है। जब आरबीसी की संख्या घटती है तब वो दशा कहलाती है, एनीमिया कहलाती है। तो बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया जा रहा है। एक एक बात आप समझ रहे होंगे। देख लें बोर्ड पे पॉइंट को, अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। टाइप्स ऑफ एनीमिया। टाइप्स ऑफ एनीमिया। एनीमिया के भी टाइप्स होते हैं बेटा। जब एनीमिया व्हेन विटामिन B12 व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 की कमी होती है तब कौन सा अमोनिया, तब बेटा वो कंडीशन कहलाती है मैक्रोसिस्टिस। पहले भी आपको बताया है, मैक्रोसिस्टिस। और वो एनीमिया कहलाता है नॉर्मोक्रॉनिक एनीमिया। ये कंडीशन कब होती है बेटा, ये कंडीशन जब होती है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। कब कहलाएगा, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया जब कहलाएगा जब आरबीसी की संख्या, जैसे आरबीसी के साइज़ में ग्रोथ होती है, विटामिन B12 की कमी होती है और आरबीसी के साइज़ में ग्रोथ होती है, तब वो एनीमिया का क्या कहलाएगा, तब वो एनीमिया कहलाएगा नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। तो इस तरह से आप समझ में आ रहा होगा आपको बेटा क्या बताया जा रहा है ये। आगे देखिए, व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तब कंडीशन कहलाती है माइक्रोसिस्टिस।
तो बेटा वो एनीमिया कहलाता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। हाइपोक्रोमिक एनीमिया जब क्या होता है, आयरन की कमी होती है तब। इस तरह से आप समझ रहे होंगे बेटा, जब विटामिन B12 की कमी हो तो उसे मैक्रोसिस्टिस या नॉर्मोक्रोनिक अमोनिया कहते हैं। नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। एनीमिया कहते हैं जब Fe की कमी होती है। Fe की कमी होती है तब उसे माइक्रोसिस्टिस और एंड हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं। इस तरह से बेटा ये समझ में आ रहा होगा आपको क्या बताया गया है। एनीमिया के टाइप्स बता रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे। तो जब विटामिन B12 की कमी होती है, तब क्या होता है, तब आपको ये समझ में आ रहा होगा विटामिन B12 की कमी जब होगी तब मैक्रोसिस्टिस कंडीशन कहलाती है, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। और जब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की कमी होती है तब माइक्रोसिस्टिस कंडीशन कहलाती है, हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया कहलाता है। जब विटामिन B12 की कमी हो तो उसे मैक्रोसिस्टिस कंडीशन कहते हैं या नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं। जब Fe की कमी होती है तब उसे क्या कहते हैं, माइक्रोसिस्टिक एंड हाइपोक्रोमिक अमोनिया कहते हैं। हाइपोक्रोमिक अमोनिया कहते हैं। इस तरह से बेटा ये आपको जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। देख लीजिए बोर्ड पर जो लिखा हुआ है। आफ्टर द एक्सीडेंट, जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की कमी, कौन सा एनीमिया कहलाएगा, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाता है। एट दिस टाइम RBC, count of RBC is not changed. RBC की काउंट चेंज नहीं होती है। इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा, ये बताया गया है। जब इस एनीमिया में RBC अपरिवर्तित रहती हैं, जब एक्सीडेंट होता है, जब दुर्घटना होती है, तब रक्त की कमी, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाती है। और इस समय RBC की गिनती परिवर्तित रहती है। इस तरह से समझ में आ रहा होगा बेटा, ये आपको जो बताया गया टाइप्स ऑफ एनीमिया के टाइप्स मैंने आपको 3 प्रकार के बताए हैं बेटा। एक होते हैं नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक कंडीशन कब होती है, जब बेटा विटामिन B12 की कमी हो और कंडीशन मैक्रोसिस्टिस होती है। दूसरा आपको बताया बेटा, जब
आयरन की कमी हो तब वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्रोमिक एनीमिया या माइक्रोसिस्टिस। और इसके अलावा जब एक्सीडेंट के टाइम ब्लड की कमी होती है तब वो कंडीशन भी नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहलाती है। और उस समय आरबीसी की काउंट जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। इस तरह से आपको बेटा ये बात समझ में आई होगी जो भी आपको बताई गई है। देख लें अच्छी तरह से, पॉइंट को ऑब्जर्व कर लें। एक एक बात क्लियर हो रही होगी बेटा, देख लें अच्छे से पॉइंट को। आगे देखेंगे बेटा। अब बेटा देखना है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी का बनना, आरबीसी का बनना क्या कहलाता है? आरबीसी का बनना बेटा एरिथ्रोपायोसिस कहलाता है। एरिथ्रोसिस कहलाता है, एरिथ्रोपायोसिस कहलाता है, एरिथ्रोपायोसिस। आरबीसी का बनना क्या कहलाएगा बेटा? एरिथ्रोपायोसिस कहलाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपायोसिस कहलाता है आरबीसी का बनना, जो अभी आपको बताया गया है। क्योंकि आरबीसी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एरिथ्रोपायोसिस कहलाती है। ऑर्गन इन्वॉल्व इन आरबीसी फॉर्मेशन, ऑर्गन जो आरबीसी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एरिथ्रोपायोटिक ऑर्गन कहलाते हैं। एरिथ्रोपायोटिक ऑर्गन कहलाते हैं। अंग जो आरबीसी के निर्माण में सम्मिलित होते हैं। वो क्या कहलाएंगे बेटा? एरिथ्रोपायोटिक अंग कहलाते हैं। एरिथ्रोपायोटिक अंग कहलाते हैं। अंग जो आरबीसी के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? एरिथ्रोपायोटिक अंग कहलाते हैं, जो आरबीसी के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एरिथ्रोपायोटिक अंग कहते हैं। अब बेटा आगे देखना है। इंडक्शन ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इन ह्यूमन, मानव में आरबीसी के निर्माण की प्रेरणा किडनी रिलीज एंजाइम्स, किडनी रिलीज्ड हार्मोन्स, एरिथ्रोपायोटिक वृक्क द्वारा मुक्त एरिथ्रोपायोटिक हार्मोन द्वारा होती है। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको भी बताया गया है। क्या बताया गया है? मानव में आरबीसी के निर्माण की प्रेरणा वृक्क द्वारा मुक्त एरिथ्रोपायोटिक हार्मोन द्वारा होती है। या इंडक्शन ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इन ह्यूमन इज किडनी रिलीज्ड हार्मोन्स, एरिथ्रोपायोटिक हार्मोन्स। मानव में क्या होता है बेटा? जो आरबीसी के फॉर्मेशन की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? किडनी के द्वारा रिलीज हार्मोन्स, एरिथ्रोपायोटिक हार्मोन से मिलती है। इस तरह से ये आपको पॉइंट थोड़ा समझ में आया होगा। जो भी आपको बताया गया है वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि क्या आपको भी यहाँ पर बताया गया है। इस तरह से बेटा ये बात आपको क्लियर हो गई होगी जो आपको भी यहाँ पे बताई गई है।
देख लीजिए, पॉइंट को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें क्या आपको बताया गया है यहाँ पे। बेटा आगे देखना है आपको। यहाँ पर बेटा आपको एक एक पॉइंट को ढंग से देखना है। क्या पॉइंट है बेटा? फर्स्टली RBC is formed in yolk sac। सबसे पहले RBC का निर्माण यॉर्क सैक में होता है। कहाँ होता है? यॉर्क सैक में। तो याद रखेंगे बेटा, सबसे पहले आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यॉर्क सैक में होता है। इस तरह से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आगे बताते हैं बेटा। नेक्स्ट ध्यान से सुनना है। इन एम्ब्रियो RBC is formed in embryo RBC is formed in liver, spleen, placenta and thymus gland एम्ब्रियो में, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत, प्लीहा, अपरा और थाइमस ग्रंथि में होता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है, प्लिया में होता है, अपरा में होता है और थाइमस ग्रंथि में होता है। इस तरह से बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपको भी बताया गया है। क्या बताया गया है बेटा? कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, जो आपको भी बताया गया। एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है। एडल्ट में कहाँ पे होता है आरबीसी का निर्माण? इन एडल्ट आरबीसी is formed in bone marrow, रेड बोन मैरो। आरबीसी कहाँ बनती हैं? रेड बोन मैरो में बनती हैं। विच अकर इन ट्यूबरक्यूलेई। वयस्क में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है। जो अस्थि गुहा में बनती हैं। जो कहाँ बनती हैं बेटा? अस्थि गुहा में बनती हैं। कौन? रेड बोन मैरो। ये आपको पता है रेड बोन मैरो कहाँ पाई जाती है? रेड बोन मैरो अस्थि गुहा में पाई जाती है और रेड बोन मैरो का निर्माण अस्थि गुहा में होता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है बेटा। देखिए, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत, प्लीहा, अपरा और थाइमस ग्रंथि में होता है। इन एडल्ट आरबीसी इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो वाइट वकर विच अकर इन ट्यूबरक्यूलेई। वयस्क में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थिमज्जा में होता है जो अस्थि गुहा में बनती हैं। सबसे पहले आपको ये बताया गया, फर्स्टली आरबीसी इज फॉर्म्ड इन यॉर्क सैक। सबसे पहले आरबीसी का निर्माण यॉर्क सैक में होता है। और इन एम्ब्रियो आरबीसी इज फॉर्म्ड इन लिवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा एंड थाइमस ग्लैंड।
भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनती हैं? लिवर में बनती हैं, स्प्लीन में बनती हैं, प्लेसेंटा में, थाइमस ग्लैंड में बनती हैं। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यकृत, प्लीहा, अफरा और थाइमस ग्रंथि में होता है। इन एडल्ट आरबीसी इज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो विच अकर इन ट्यूबरक्युलेई। वयस्क में आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है जो अस्थि गुहा में बनती है या अस्थि गुहा में पाई जाती है। अस्थि गुहा में पाई जाती है, यहाँ पर देख लेंगे किसका बेटा? रेड बोन मैरो अस्थि गुहा में पाई जाती है। इस तरह से बात समझ में आ रही होगी जो पॉइंट अभी आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, ऑब्जर्व कर लें पॉइंट को, ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अब अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।